हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नई चैप्टर की सीरीज। इसका नाम है सॉल्यूशन। क्लास 12 के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और हम लोग सॉल्यूशंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को। न्यूमेरिकल बेस्ड आपका कैसे क्वेश्चन आएगा या फिर आप किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, यहाँ से प्रोफाइल्स क्या होंगी इस चैप्टर के अंदर, वो सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैप्टर सेकंड है आपका सॉल्यूशंस की। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो सॉल्यूशंस जो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे वो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब है बेटा जिसके अंदर सोल्यूट आपका कंप्लीट डिसोल्व हो जाएगा सॉल्वेंट के अंदर। जिसके अंदर आपका सोल्यूट जो होगा वो कंप्लीट डिसोल्व हो जाएगा किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। अब आप देखिए यहाँ पे दो चीजें आपके पास, सॉल्यूशन जो है आपका, उस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास दो कंपोनेंट होगा। एक आपका सोल्यूट होगा और एक आपका यहाँ पे सॉल्वेंट होगा आपके पास। एक आपका सोल्यूट होने वाला है, एक आपका सॉल्वेंट होने वाला है। और सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपका मिलके क्या बनाता है बेटा, ये बनाएगा हमारा सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनाएगा, हमारा सॉल्यूशन बनाएगा। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे सोल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा? तो दो कंडीशन होगी बेटा। फर्स्ट होगा अगर फिजिकल स्टेट सेम, फिजिकल स्टेट अगर आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट का सिमिलर आएगा तो सोल्यूट जो होगा बेटा वो स्मॉलर इन क्वांटिटी होगा, स्मॉलर इन क्वांटिटी होगा। और आपका जो सॉल्वेंट होगा वो लार्जर इन क्वांटिटी, लार्जर इन अमाउंट होगा। फर्स्ट तब है जब फिजिकल स्टेट दोनों का सेम, सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट हो आपका वो दोनों का अगर सिमिलर आ रहा है आपका, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि आपके पास जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सोल्यूट होगा और जिसका अमाउंट कम होगा वो क्या होगा, आपके पास सॉल्वेंट होगा। सेकेंड पॉइंट, आप कैसे बता सकते हो कि सोल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है? ये तो तब है बेटा जब फिजिकल स्टेट सेम है। अगर फिजिकल स्टेट आपका डिफरेंट होगा, फिजिकल स्टेट अगर डिफरेंट होगा तो हम लोग सोल्यूट के लिए बोलेंगे और यहां सॉल्वेंट, सोल्यूट के लिए बोलते हैं विच लूजेस इट्स फिजिकल स्टेट। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो, आपका जो सोल्यूट था वो सोल्यूट आपका सॉलिड था पहले, लेकिन ऐसा सपोज करो आपने शुगर लिया, शुगर और पानी लिया, डिसोल्व करवाने के बाद शुगर ने अपना पूरा का पूरा स्टेट चेंज कर दिया और पूरा का पूरा लिक्विड या पानी के अंदर डिसोल्व हो गया, कंप्लीटली डिसोल्व हो गया। तो उसने अपनी स्टेट क्या कर दी, लूज कर दी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, ठीक है। और सॉल्वेंट क्या होगा आपका, विच हैव सेम फिजिकल स्टेट, या मैं बोल दूं जिसका फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, सेम रहेगा।
हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, एक सोल्यूट होगा, एक सोलवेंट होगा। आप कैसे डिफाइन करेंगे कि सोल्यूट कौन सा होगा? तो दो बेसिस पे हम लोग बताते हैं। फर्स्ट है जब दोनों का फिजिकल स्टेट सिमिलर आएगा। अगर दोनों का फिजिकल स्टेट सिमिलर आएगा तो जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, वो वाला आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सोलवेंट हो जाएगा। लार्जर इन क्वांटिटी वाला सोलवेंट हो जाएगा, और जो स्मॉलर इन क्वांटिटी होगा वो क्या हो जाएगा? आपका सोल्यूट हो जाएगा। फिजिकल स्टेट की बात करें तो डिफरेंट होगी अगर, तो सोल्यूट और सोलवेंट में अगर हम लोग बात करें तो जो फिजिकल स्टेट लूज करेगा अपनी वो सोल्यूट होगा, और जो फिजिकल स्टेट रिटेन करेगा या सिमिलर फिजिकल स्टेट में रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सोलवेंट हो जाएगा। सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं आपके सॉल्यूशन। अब होमोजीनियस का मीन क्या है? आप ऐसे समझो जहां यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा, जहां सोल्यूट और सोलवेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक कोको कोला की कोई बोतल गिवन है या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल गिवन है, आप उसमें सिर्फ चाहे ऊपर से लो, सिर्फ चाहे नीचे से लो, ठीक है, टेस्ट दोनों का क्या रहना है? सिमिलर रहना है। टेस्ट दोनों का क्या रहना है? आपका सिमिलर रहना है। तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस या फिर यूनिफॉर्म मिक्सचर, जहां यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे सोल्यूट और सोलवेंट के पार्टिकल्स आपस में, ठीक है। तो सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर। और एक होता है आपका हिट्रोजीनियस। हिट्रोजीनियस का मतलब होता है जहां पे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है, जहां पे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वहां पे, यहां पे हम लोग बात करें कि होमोजीनियस मिक्सचर वो होंगे जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और नॉन होमोजीन हिट्रोजीनियस मिक्सचर वो होंगे जो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, जिसके अंदर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। मैंने एग्जांपल दिया आपको कोल्ड ड्रिंक्स का, आप ऊपर से सिर्फ लीजिए चाहे नीचे से लीजिए, दोनों में टेस्ट सिमिलर आने वाला है, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी हमारी। अब हम लोग आगे बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म। देखो आपके पास वेरियस मेथड्स होते हैं कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन होगा क्या? यहां पे पहले एक बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते थे? इट्स कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन आप दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट आपके पास होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, एंड सेकेंड वन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आपको एक बात क्लियर कर दूं, जहां टेम्परेचर डिपेंडेंट है वो सबके अंदर वॉल्यूम होगा, क्योंकि आपको पता है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, ठीक है। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी है, और यहां से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। दैट्स व्हाई हम लोग ये बोल रहे हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट वो होंगे जिनके अंदर वॉल्यूम टर्म आएगा, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वो आएंगे जिनके अंदर क्या आएगा? सिर्फ आपका मास टर्म आएगा। तो यहां कौन कौन से होंगे? अगर मैं बात करूं फर्स्ट, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। सेकेंड, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। थर्ड,
मोलैरिटी कैपिटल है, एंड फोर्थ नॉर्मेलिटी। एंड लास्ट वन अगर आप चाहो तो लिख सकते हो पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम। यहां अगर हम लोग बात करें तो यहां हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट वेट बाय वेट परसेंट, सेकेंड वन इज मोलैलिटी। मैं सारे टर्म्स आगे डिस्क्राइब करने वाला हूं। और थर्ड वन इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन is denoted by capital X. It is a symbol of mole fraction. मोल फ्रैक्शन का जो सिंबल होगा आपका वो क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो वेट बाय वेट परसेंट हो गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट हो गया, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल N, पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट एंड पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ओके। और यहां पे हम लोग बात करें अगर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो यहां देखो सब वो टर्म आएंगे जिनके अंदर मास आएगा। तो सारे टर्म्स वो होंगे जिनके अंदर मास आएगा। आप फोर्थ लिख सकते हो यहाँ पे एक और, फोर्थ वन इज पीपीएम वेट बाय वेट परसेंट। तो यहां देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग which statement is correct, या which term is temperature dependent और temperature independent, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वेरियस मेथड्स है अपने पास कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। उनमें से मैंने यहाँ पे आपको दो कैटेगरी में डिवाइड करके बताया, टेम्परेचर डिपेंडेंट बताया और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बताया मैंने आपको। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वो होंगे जिनमें क्या होगा बेटा, आपका मास होगा। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्या होंगे, वो जिनमें मास होगा। वैसे ही आपका क्वेश्चन मोल्स वाले चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास में पढ़ा करते थे उसी से रिलेटेड है, ठीक है। जो मोल्स वाला चैप्टर अपन पढ़ा करते थे 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर, उसी से रिलेटेड है। अब मैं एक एक को डिस्क्राइब करता हूं अच्छे से। और यहां पे मैं बता दूं आपको जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो भी, यहां देखिए ये तीनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। और यहां वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। आप क्लियर रखना। अब देखिए हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। वेरियस टर्म मैंने आपको बताया, दो कैटेगरी में डिवाइड करके बताया। उसके लिए आपको एक कॉमन बात जो मेरी याद रखनी है, ऊपर हमेशा सोल्यूट लिखा जाएगा और नीचे हमेशा सॉल्यूशन लिखा जाएगा। ऊपर हमेशा सोल्यूट आएगा, डिपेंड करता है, अगर वेट होगा तो हम लोग मास ऑफ सोल्यूट लिखेंगे और अगर वॉल्यूम होगा तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लिखेंगे। नीचे हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। तो रहना यही है हमेशा, सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन ही रहना है। अब डिपेंड करता है वॉल्यूम गिवन, वेट गिवन है या वॉल्यूम गिवन। अगर वेट गिवन होगा तो मास ऑफ सोल्यूट लिखेंगे, और अगर वॉल्यूम गिवन होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लिखेंगे। यहाँ भी वेट और वॉल्यूम लिखेंगे क्योंकि मैंने आपको रिलेशंस जो बताए उनमें आप फोकस कीजिएगा, वहां पे या तो वेट है या फिर वॉल्यूम टर्म है वहां पे। तो फर्स्ट अगर मैं डिस्कस करूं यहाँ पे वेट बाय वेट परसेंट, ठीक है। तो आप देखिएगा W लिखा हुआ है, इट मींस मास है पक्का। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। आप डिफाइन भी कर सकते हो। देखो नीचे वाली क्वांटिटी को आप इतना कर दीजिए कि ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको W बाय W परसेंट लिखना है,
ऊपर आपने बोला कि मास ऑफ सोल्यूट, अगर मैंने नीचे वाले को 100 ग्राम कर दिया तो 100 इंटू 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो मास ऑफ सोल्यूट होगा आपका यहाँ पे, वही मास ऑफ सोल्यूट आपका क्या होगा, वेट बाई वेट परसेंट। जो भी मास होगा आपका वो हमेशा किस में आएगा, ग्राम में, और जो वॉल्यूम आपको लेना है वो किस में लेना है, एमएल में। चाहे मास यहाँ पे हो तो भी ग्राम में होगा, और मास सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वो किस में होगा, एमएल में। सेकंड है वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। अब देखिए ऊपर W है तो W क्या होगा आपका, मास ऑफ सोल्यूट। W क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट। और नीचे क्या होगा आपका, V है तो आप क्या लिखोगे, V मतलब वॉल्यूम है, और नीचे हमेशा किसका आएगा बेटा टर्म, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई बाय अगेन 100 क्योंकि परसेंटेज टर्म। आप वेट लिखिए, मास लिखिए, सेम मीन है, कोई डिफरेंस नहीं आता है। किसी को अगर कंफ्यूजन हो कि मैं वेट, मास की जगह अगर वेट लिख सकता हूं तो आप वेट भी लिख सकते हैं। थर्ड वन इज V by V percent, that is volume of solute upon volume of solution and multiply by 100. We can also define volume of solute present in 100 ml of solution. यहाँ पे ये जो क्वांटिटीज होंगी ये हमेशा, ये मैंने बोला ना, मास हमेशा किस में आने वाला है आपका, ग्राम में, और वॉल्यूम हमेशा किस में आने वाला है आपका, ml। ऊपर वाला भी ml में आएगा, तो वॉल्यूम हमेशा ml में आएगा, और मास आपका किस में आएगा, ग्राम में आएगा। नेक्स्ट टर्म जो इंपॉर्टेंट है दैट इज मोलैरिटी, डिनोटेड बाय कैपिटल M। इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, देखिए क्यों, क्योंकि डेफिनेशन इसका इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution। 1 liter वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही है, तो यहां आप चाहो तो लिख सकते हो 1 liter वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इट इज कंफर्म। तो आपको बोला कि मोलैरिटी क्या है, देखिए मोल्स ऑफ सोल्यूट है, इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, या इन पर 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, पर 1 liter वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नीचे क्या आएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट आप लोग क्या लिखते हो, मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखते हैं अपन गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई 1 अपॉन V, और V किस में है बेटा आपका, लीटर। अगर आपका V ml में होगा तो मोलैरिटी इज ऑल्सो रिटर्न एज WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन V लीटर। कैसे आया देखो, 1 अपॉन V है, ये आपका ml में आ गया, बट अपने को किस में चाहिए, लीटर में, तो डिवाइड बाय 1000 कि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है आपका, 1000 ml। 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो आपके पास ये बन जाएगा। तो मास, ये आपका वेट या मास ऑफ सोल्यूट है, ये मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट है, ये मोलैरिटी है 1000, एंड दिस वन इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, आई थिंक समझ आया होगा। मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर 1 liter वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है,
या फिर आप बोल सकते हो, अगर आपको ये नहीं लिखना, आप ये लिख सकते हो मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, या पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप ये भी लिख सकते हो। तो आपकी चॉइस है आपको डेफिनेशन कैसे लिखनी है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया डेफिनेशन। ओके, तो आई थिंक मोलरिटी क्लियर होगा। मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलरिटी बोलेंगे। नेक्स्ट टर्म मोलैलिटी, denoted by small m, moles of solute present in 1 kg amount of solvent। 1 kg अमाउंट ऑफ सोलवेंट में जो आपके मोल्स प्रेजेंट होंगे उनको, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलैलिटी बोलेंगे। तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट, और मास ऑफ सोलवेंट आपका किसमें होगा, मोल्स को हम लोग लिख सकते हैं गिवन मास WB अपॉन मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई 1 अपॉन WA और WA इन kg। वही अभी अभी जो हमने मोलरिटी में किया था, WB अपॉन MB इंटू WA, अगर आपका ग्राम में, तो ग्राम में 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 यहां चला जाए। व्हाट इज WB, given mass of solute, WA given mass of solvent, and MB is molecular mass of solute। I think molality clear होगा। moles of solute present in 1 kg amount of solvent, 1 kg amount of solvent में जितने solute के moles present होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, molality बोलेंगे। सेम आप molarity में भी कर सकते हो। आप molarity में कर सकते हो moles of solute present in 1 liter volume of solution। Okay, moles of solute present in 1 liter volume of solution। I think it is clear। Next term is mole fraction, denoted by capital X। अब आप देखिए मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, आप सपोज करिए आप क्लास में 30 स्टूडेंट्स, ठीक है, 30 में आपका रेशियो क्या है, आपका परसेंटेज कितना है वहां पे वो फाइंड करना है अपने को। तो मोल्स का परसेंटेज कितना है, सपोज करो यहां पे आपके पास ये एक सॉल्यूशन है, ये हम लोगों ने एक सॉल्यूशन बनाया, इस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होंगे कंफर्म है, एक सोल्यूट होगा, दूसरा आपका सोलवेंट होने वाला। मैंने बोला मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको गिवन है, मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके पास है NB एंड मोल्स ऑफ सोलवेंट आपके पास है
Na। टोटल मोल्स कितने सॉल्यूशन के? तो टोटल मोल्स कितने हैं यहाँ पे? टोटल मोल्स है आपके Na+Nb। तो अब सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा कि सोल्यूट कितना है इसके रेस्पेक्ट, टोटल के रेस्पेक्ट में, और सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सोलवेंट कितना है टोटल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सोल्यूट का क्या होगा कि सोल्यूट कितना है टोटल के रेस्पेक्ट में, और सोलवेंट में क्या होगा, सोलवेंट के मोल्स कितने हैं टोटल के रेस्पेक्ट में। यही मोल फ्रैक्शन होता है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। ओके, तो दैट कंपोनेंट अगर आपको एक्स से फाइंड करना है, एक्स से फाइंड करना है तो आप देखिए यहाँ पे सोलवेंट के लिए फाइंड कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन। दैट कंपोनेंट सोलवेंट के मोल्स कितने Na और टोटल मोल्स कितने Na+N। अगर आपको सोल्यूट के लिए फाइंड करना है XB तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स Na+N। ठीक है, अपन ने रेशियो निकाला है जस्ट। एक्स से क्या होगा, Na ए के कितने मोल से डिवाइड बाय टोटल कितना है, तो इसका रेशियो आ जाएगा। और मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मींस रेशियो, एन भी क्या है यहाँ पे, अरे सोल्यूट के कितने मोल्स है डिवाइड बाय टोटल मोल्स। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ XA प्लस XB, Na अपॉन Na+Nb प्लस Nb अपॉन Na+Nb। अब एलसीएम लेंगे, Na+Nb आएगा और यहां पे भी क्या आएगा Na+Nb, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। XA प्लस XB कितना आ जाएगा आपका, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इनफाइनाइट कंपोनेंट्स इज ऑलवेज 1। आपके पास चाहे 4 कंपोनेंट हो, चाहे 10 कंपोनेंट हो, XA प्लस XB प्लस XC प्लस XD हो, ये हमेशा कितना रहेगा आपका 1 ही रहने वाला है। ये हमेशा कितना रहेगा आपका 1 ही रहेगा, चाहे आप इनफाइनाइट तक ले जाइए, क्योंकि बेस सबका सिमिलर आएगा तो ऊपर ऐड होते सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी ना। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन। एंड लास्ट हम लोग अगर बात करें 7 आपका होता है कंसंट्रेशन टर्म ppm, इट इज पार्ट्स पर मिलियन। और आपको पता है पार्ट्स पर मिलियन, अभी परसेंटेज लिख रहे थे और 100 लिख रहे थे, और आपको पता है 1 मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन होता है आपका 10 की पावर 6। तो परसेंटेज की जगह कितना लिखना है, बस 10 की पावर 6। तो आप क्या लिखेंगे, ppm को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का कितना पार्ट है। अगर वेट होगा तो आप वेट लिखेंगे, यानी वेट ऑफ द कंपोनेंट। अगर वॉल्यूम होगा तो आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट। तो नीचे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ all components of the solution। एंड मिलियन है तो डिवाइड बाय 10 टू पावर 6। अगर आप देखो ppm आपका वेट बाय वेट परसेंटेज वाला होगा, तो आप ऊपर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ दैट कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट, या हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6। अगर वॉल्यूम होगा तो आप यहाँ पे वॉल्यूम लिखिएगा, यहाँ पे भी वॉल्यूम लिखिएगा।
अगर वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज होगा तो आप ऊपर वेट लिखिएगा, नीचे वॉल्यूम लिखिएगा। ये वही है सोल्यूट वाला टर्म, ये वही है सॉल्यूशन वाला टर्म। अगर आपको वेट बाय वॉल्यूम पीपीएम वाला लिखना है तो आप वही लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट या वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय 10⁶। अगर ऊपर भी वॉल्यूम आ जाएगा तो आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लिख दीजिए। आई थिंक कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और आगे इसके कंप्लीट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे कंप्लीट वीडियो अपन पूरा सीरीज बना रहे हैं इसका, ठीक है। अभी पार्ट फर्स्ट या लेक्चर फर्स्ट अपन लोगों ने पढ़ा है, आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। तो हम लोग नीट, जेई एंड बोर्ड्स तीनों को क्लियर करते हुए चले। ओके, थैंक यू।